बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जाहिल ज़माने में किसी भी इंसान का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल तरीन काम है। रोज़ जीना, रोज़ मरना। अभी मैं काम से फरागत के बाद ज़रा कमर सीधी करने के लिए लेटी थी, तभी अचानक मेरी सांस दंदनाते हुए मेरे सर पर आ पहुंची। मुझे पता था रोज़ की तरह इस बार भी मेरा ही कसूर होगा। वही हुआ। मेरी सास के मुताबिक मैंने रोटियां जली हुई बनाई थी। मैंने कहा, अम्मा, बस एक ही रोटी जली। अभी मेरी बात मुकम्मल होती कि मेरी सास बरस पड़ी। अरे कल मुही, अगर अच्छी तरबियत हुई होती तो तुझे ये घरदारी आती। खुद तो भाग कर आई है और माँ ने भी ऐसा ही किया होगा। जमाने भर की बदनाम औरत कहाँ से हमारे मुकद्दर में लिखी थी। मैं कब से अपनी सास की कड़वी बातें सुन रही थी। ये तंज के तीर रोज मेरे जख्मी दिल को और भी जख्मी कर देते थे। शौहर से भी कुछ कहना पत्थर पर सर मारने के बराबर था। ऐसी हालत में काम करने से जल्द ही थक जाती थी। मेरा शौहर रात को आया तो सास ने उसे भी मेरे खिलाफ भर दिया था। मैं अगर किसी बात पर एतराज करती तो ताना मेरे मुंह पर मारा जाता। जैसे तैसे वक्त गुजर गया। एक दिन अजीब वाकया हुआ। मेरी सास की एक जानने वाली हमारे घर आई। मैंने उसे पानी दिया और सहन में सूखे हुए कपड़े उतारने लगी। बावर्ची खाने से सहन में खिड़की खुलती थी। मैं आटा गूंद रही थी जब मेरी समात अपनी सास की आवाज से टकराई। बहन, क्या लगता है तुझे? उस औरत ने कहा। बाजी, मुझे तो लगता है कि इसकी बेटी होगी। इसके पाँव की चाल देखकर मुझे यही अंदेशा हुआ है। मेरी सास को तो मानो सांप ही सूंघ गया। वो खामोश हो गई और मुझे लगा कि अब मेरे पाँव में जान नहीं है, क्योंकि अब सास का सारा गुबार मेरे ऊपर ही निकलना था। वही हुआ जिसका डर था। सास ने ताने दिए, मगर इस बार घर से बाहर निकालने की धमकी भी दे दी। मेरे हाथ पांव फूल गए। शाम को मेरा शौहर कमरे में आया तो उसका रवैया सर्द था। मैंने हिम्मत करके पूछा कि क्या हुआ, क्यों खफा है? मेरे शौहर तो मानो फट पड़े और बोले, तुम अम्मा को क्यों तंग करती हो? जो हमारा ताल्लुक है, सारी दुनिया के सामने तुम्हारा मेरी बीवी होना मायूब है, क्योंकि एक घर से भाव। अभी मेरे शौहर अपनी बात मुकम्मल करते, मैं रोती हुई बोली, आप लोग ये बात क्यों नहीं भूल जाते? इंसान हूं, गलती हो जाती है। इतना वक्त गुजर गया, मैं कोशिश करती हूं कि सब सही हो, मगर फिर भी आपकी मां के मयार पर नहीं पूरा उतरती। अब तो मेरे शौहर हत्ते से उखड़ गए और तेज आवाज में बोले, चुप, इतनी जबान चल रही है? क्या चाहती हो तुम? अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊं? मैं तो अपने शौहर का बदला हुआ रंग देखकर ही हैरत में मुब्तला हो गई। मैंने चुपचाप शिकायती नजरों से शौहर को देखा और बाहर चली गई। इतनी सर्दी में सहन में बैठकर मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ। थोड़ी देर तक यहीं बैठे रहने के बाद मैं अंदर कमरे की जानिब जा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सास के कमरे में कोई है। मैंने सारे घर में नजर दौड़ाई, मगर किसी को ना पाकर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन फिर अचानक कोई चीज जमीन पर गिरकर टूट गई। मैं अब जल्दी से सास के कमरे की तरफ चलती। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाती, मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो मेरा शौहर था। वो मुझे घूरते हुए बोले, यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा, अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई तो सोचा देख लूं। मेरे शौहर ने तफक्कुर से मुझे देखते हुए कहा, दिन में भी मेरी मां को सुकून नहीं लेने देती और अब रात में भी उनका पहरा करना चाहती हो तुम? शौहर की बदगुमानी देखकर मुझे मानो करंट लगा। कहाँ मोहब्बत, इश्क और कहाँ ये रूप। सुबह मैं बोझल दिल से घर का काम कर रही थी। मेरी सास सहन में बैठी। अचानक मेरी नजर उनके हाथ पर गई। मैंने फिक्र से पूछा, अम्मा, यह हाथ पर क्या हुआ? मेरी सास ने भी गैर दानिस्ता तौर पर ही अपने हाथ को देखा, जिस पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने हाथ नोचा हो। मेरी सास ने बहुत गौर से देखा और मुझे जवाब की मुंतजर देखकर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरी के दुपट्टे में उलझ गया था। मैंने कहा, अच्छा। मैं वहीं खड़ी थी। मेरी सास ने मुझे घूरा और बोली, अब यहीं खड़ी रहोगी? जाओ, जाकर अपना काम करो। मैं जी कहती हुई वहां से हट गई, मगर मेरी सास को देखकर मुझे परेशानी लाहक हो रही थी। वो आज कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। वजह मुझे मालूम नहीं थी, मगर आज का उनका रवैया बहुत कुछ वाजे कर रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि वजह पता चल जाए। मैंने छत पर जाकर मोहल्ले की खाला को जाकर कहा कि मेरी सास के पास आकर बैठ जाए, कि शायद वो उन्हें कुछ बता दें और मेरी भी उलझन कुछ कम हो। थोड़ी देर बाद खाला आ गई, लेकिन सास वैसी ही खामोश थी। मैंने सोचा कि खुद पूछूं, मगर जवाब के बारे में सोचते ही मुझे झुरझुरी सी आई, क्योंकि उनके मिजाज से मैं वाकिफ थी। मैं छत पर कपड़े लेने चली गई, तब अचानक मुझे एक नहीफ सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुंडेर से झांका तो सहन का हाल देखकर मुझे अजीब लगा। मैं जल्दी से नीचे आई और देखा, वहां जमीन पर टूटे हुए अंडे पड़े थे। उनकी बदबू से मुझे क़य आ गई। मेरी सास ने जब सहन देखा तो शौहर भी आ गया। सबको ये कार्रवाई अजीब लगी। मेरे शौहर ने घर से बाहर भी देखा, मगर वहां भी कोई न था। खैर,
सहन साफ करके मैं सोने के लिए लेट गई। रात को मुझे प्यास का एहसास हुआ। मैं उठ गई। मेरा शौहर सो रहा था। मैं उठकर बावर्ची खाने में चली गई। वापस आते हुए मुझे लगा जैसे कोई छत पर चल रहा है। मैंने सोचा कि कोई बिल्ली होगी, मगर सामने की दीवार पर मुझे कोई साया सा नजर आया। मैं पानी की बोतल मेज पर रखकर ऊपर चली गई। रात के दूसरे पहर सर्द रातें वैसे ही वहशतज़दा होती हैं। मैंने इर्द गिर्द देखा तो वहां किसी को ना पाकर मुझे अजीब लगा। मैं खाली छत से वापस आ रही थी। अचानक मेरी नज़र नीचे सीढ़ियों की तरफ गई, जहां पर पांव के निशान देखकर मेरा वहम हकीकत में बदल गया। मैंने अच्छे से छत देखी, तब अचानक मुझे स्टोर रूम में कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम खुद ब खुद उस जानिब चल दिए। मुझ में खौफ की लहर दौड़ गई। पता नहीं कौन था। इस घर में मेरा शौहर और मैं और मेरी सास तीन ही नफूस रहते थे, तो इस वक्त यहां पर कोई चोर ना हो। मैंने कांपते हाथ से दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। मैंने लाइट चलाई और अंदर का मंजर देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अंदर कोई भी नहीं था। एक चारपाई, उस पर कोई चादर थी। एक मेज और पुराने संदूक के साथ एक अलमारी थी। उस अलमारी का एक पट टूटा हुआ था। जमीन पर भी मट्टी पड़ी थी। ये सब देखकर कोई अंधा भी यही कहेगा कि यहां कोई नहीं आया। मुझे लगा शायद अलमारी का पट आवाज कर रहा था और मुझे लगा कि कोई है। मैं वापस नीचे कमरे में आई तो मेरा शौहर पलंग पर बैठा था। उसने मुझसे पूछा, कहाँ थी तुम? मैंने कहा कि मैं बाहर थी। इतने में मेरी सास कमरे में आई और बोली, ये बहू झूठ बोल रही है, बेटा ये छत पे थी। मैंने कहा, हाँ मुझे लगा था कोई छत पर है तो मैं देखने चली गई। सास ने बीच में बात काट दी और कहा, अच्छा, रात के इस पहर तू छत पर किसी को देखने गई थी? वैसे कोई मिला छत पे कि नहीं? नहीं, वहां कोई नहीं था। मेरे दिमाग ने खतरे का इशारा दिया। मैं समझ गई कि मेरी सास अब इस बात को अपना ही रंग दे देगी। शौहर की तरफ देखकर मेरे बचे हुए होश भी भग से उड़ गए, क्योंकि उसकी नजरों का इर्तिकाज मैं समझ चुकी थी। फिर तो मेरी सास को बस एक चिंगारी चाहिए थी। उन्होंने आग लगा दी थी। बेटे, मैं सही कह रही हूं, ये बदकिरदार औरत है। देख ले कैसे रातों को जाग जाग कर छतों पर अपने आशिकों से मिलने जाती है। अब तू ही गंध को उठा लाया था, वरना इसकी जगह तो इस जगह। मेरी सास तो बगैर चुप हुए बोली ही जा रही थी। मेरा शौहर खामोशी से मुझे घूर रहा था। मैंने कहा, मेरा यकीन करें कोई था ऊपर। मेरे शौहर ने कहा, अच्छा, अगर ऊपर जाना भी था तो मुझे उठा देती। बस यही वक्त था जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे ऐसे वहम के ज़ेर असर मेरा क्या नुकसान हो सकता है। उस वक्त तो कोई जवाब नहीं था, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें वाज़ेह हुई जिनका जिक्र मैंने अपने शौहर और सास से भी किया, मगर वो लोग मेरा एतबार नहीं कर रहे थे। एक दिन अचानक बावर्ची खाने में आग लग गई। मेरा शौहर पानी पी रहा था। कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर दिल में खौफ घर कर गया था। सास भी अलग परेशान थी। होती भी क्यों ना, उन्हें भी हमारी फिक्र थी। लेकिन ये फिक्र मुझे थोड़ी झुंझुलाहट में मुब्तला कर गई थी। मेरी सास बाहर गई हुई थी तो दो औरतें उनका पूछते हुए हमारे घर आई थीं। उन लोगों ने निकाब किया हुआ था। मैंने उनको कमरे में बिठा दिया। पानी वगैरह पीने के बाद उन्होंने सास के मुतालिक पूछा तो मैंने बताया कि मोहल्ले में गई हुई हैं। तभी फ़ोन बजा और मैं कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो वहाँ उन औरतों को ना पाकर मुझे हैरत हुई। मैंने जल्दी से गली में झांक कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं अभी यही बात सोचते हुए घर में आई तो मेरी सास अपने कमरे से निकल रही थी। मैंने कहा, आप कब आई? तो मेरी सास ने कहा, जब आई हूँ जब तुम दरवाज़ा खुला छोड़कर अपने कमरे में फ़ोन पर मसरूफ़ थी। मैं झेंप में बोली, नहीं, वो मुझे याद आया, अम्मा आपसे मिलने दो औरतें आई थीं। अम्मा ने कहा, अच्छा कहाँ है वो? अच्छा कहाँ है वो औरतें, कौन थीं? मैंने कहा, अम्मा नाम नहीं बताया उन्होंने, बस यही कहा कि आपसे मिलना है। मैं फ़ोन सुनने चली गई और जब बाहर आई तो देखा यहाँ कोई नहीं है। तभी तो मैं बाहर गली में देख रही थी। मेरी सास की चुपती निगाहें इस बात को बयान कर रही थी कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही, मगर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी सास ने कहा, बहू, ये सब तेरे पैंतरे हैं। मुझे जो लोग जानते हैं वो इसी मोहल्ले के हैं, और मोहल्ले वाले क्यों घर आकर वापस जाएंगे? ये तूने क्या ड्रामे लगाए हुए हैं? मैं कुछ जवाब देती, मगर अम्मा ने अपने कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर लिए। मैं इस सूरत हाल से परेशान थी। आए रोज़ अम्मा का रवैया मुझसे ख़राब होने लगा था, और ये बात अलग कि अगर मैं कुछ भी कहूँ तो वो सब झूठ था। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी थी जब किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे लगा कि हवा से बंद हुआ होगा, मगर कमरे में अचानक धुआं इकट्ठा होना शुरू हो गया। मैंने सांस की बंदिश को महसूस करते हुए खिड़की खोलनी चाहिए, मगर वो भी बेसूद। खिड़की बंद थी। मुझे अब खौफ आना शुरू हो गया था। खांसते खांसते मेरी आंखों में पानी आ गया था। अपने बच्चे की तकलीफ को महसूस करते हुए मैंने आखिरी कोशिश की, मगर दरवाजे बंद थे। बंद होते सांस से मैंने कमरे में आखिरी नज़र डाली और मुझे कुछ होश नहीं रहा। मेरी आंखें खुली तो सामने नजर गई
जहाँ सफ़ेद कपड़ों में नर्स खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि मैं कहाँ हूँ। इतने में मेरी सास कमरे में आई और बोली, बहू कैसी हो? मैंने नकाहतज़दा आवाज़ में कहा, अम्मा मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा कैसा है? मेरी सास ने नफरत आमेज लहजे में जवाब दिया, हाँ वो भी ठीक है, बेटी है ना, इतनी जल्दी कहाँ जान छोड़ेगी। मैंने सुख का सांस दिया। थोड़ी देर तक जब हम घर आए तो मैंने अपने कमरे में आकर देखा, मेरा शौहर लेटा हुआ था। मैंने उनसे कहा, आप नहीं आए अस्पताल? मेरी इतनी तबीयत खराब थी। मेरे शौहर ने कहा, अम्मा ने मुझे मना कर दिया था आने से। और तुम ये बताओ, क्या ज़रूरत थी तुम्हें कमरा बंद करके सोने की? मैंने हैरत से अपने शौहर को देखा और कहा, मैं दरवाज़ा बंद करके नहीं सोई थी, बल्कि दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया था और कमरे में धुआं आना शुरू हो गया। मैंने इतना दरवाज़ा बजाया मगर किसी ने नहीं खोला। मेरे शौहर ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोले, बस कर दो बस, क्या कहानी सुना रही हो? तुम थकती नहीं हो इतना झूठ बोल के? मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी सास कमरे में आई और बोली, बेटे ये इसके ड्रामे हैं, आए दिन के, इसको यही वहम होते हैं। उस दिन भी कह रही थी कि कोई औरतें आई थी, ये हमें पागल बना रही है। और बीबी ये हरकतें बंद कर दो, वरना न घर की रहोगी न घाट की। मैं खामोशी से आंसू बहा रही थी। कोई गलती ना होते हुए भी मैं कसूरवार थी। अगले दिन मैं कपड़े धो रही थी जब अपनी सास के दुपट्टे को देखा। उस दुपट्टे को मैंने पहले कहीं देखा था मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। कपड़े सुखाने के बाद मैं कमरे में जा रही थी। मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी। मैं उनकी बात सुनने के लिए चली गई। कमरे में अंदर गई तो अचानक मेरी सास ने जल्दी से अलमारी बंद की। मैंने ये बात वाज़े महसूस की मगर वो पूछना बेकार था। मेरी सास ने सख्त लहजे में कहा, तुम दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आ सकती थी क्या? मैं शर्मिंदा हो गई तो उन्होंने कहा, ये कुछ कपड़े हैं, कोई मांगने वाली आए तो उसे दे देना। मैंने कहा, अम्मा ये दुपट्टा मैंने कहीं देखा है। मेरी सास ने अपने माथे पे हाथ मारा और बोली, ए मेरी बहन, बस अब कोई राम कहानी ना सुनाने लग जाना। ये वहाँ देखा है और ये और वो, बस उतना काम किया करो जितना कहा जाता है। मैं अपना सा मुंह लिए कपड़े धोने चली गई। उन कपड़ों को जैसे ही मैंने धोने के लिए मशीन में डाला, उनमें अजीब सी महक आने लगी, जबकि अम्मा ऐसी खुशबू इस्तेमाल नहीं करती थी। मुझे लगा कि सर्फ की महक है, लेकिन कपड़े सुखाते वक्त भी यही खुशबू थी। मेरे हाथों में से ये महक नहीं जा रही थी। रोटियां बनाते वक्त मुझे हाथों पर जलन महसूस हुई। मैंने अपने शौहर को बताया तो उसने कहा कि ठंडा पानी डाल लो, हाथों को आराम मिलेगा। मैंने ऐसा ही किया मगर बेकार था। हाथों में जलन वैसे ही होने लगी। मैंने खारिश की तो हाथों पर लाल लाल निशान पड़ गए। फिर मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह केमिकल था, आग की तपिश से ऐसा रिएक्शन हुआ है। मेरे शौहर ने कहा कि तुमने किस चीज़ को छुआ था? तब मैंने बताया कि अम्मा के कपड़े ही धोए थे, तब से ये खारिश थी। मेरे शौहर ने कहा, अच्छा उन कपड़ों में ऐसा क्या था? मैंने कहा, पता नहीं। मैं और मेरा शौहर वापस आ रहे थे जब अचानक मैं एक औरत से टकरा गई। मैं संभली तो उस औरत को देखकर मैंने अपने शौहर से कहा, ये वही औरत है जो उस दिन हमारे घर आई थी अम्मा से मिलने। मेरे शौहर ने उस औरत की जानिब देखा। उसके चेहरे पर नकाब था। उस औरत से मैंने कहा, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसके घर आप आई थी मेरी सास से मिलने। उस औरत ने अपने खुश्क लबों पर जबान फेरी और कहा, जी मैं आई तो थी। मेरे शौहर ने कहा, फिर आप अम्मा से मिले बगैर क्यों चले गई थी? वो औरत इस सवाल पर अचानक घबरा गई और ज़रा ठहर कर बोली, मुझे जल्दी थी इसीलिए वापस चली गई थी। मैं और मेरा शौहर घर आ गए। मैंने अपने शौहर से कहा, देखा मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मगर मेरा शौहर किसी गहरी सोच में मुब्तला था। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, मगर कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। घर आकर मैंने अपनी सास को भी बताया उस औरत का। उनका तो रंग ही उड़ गया। मैंने अपने सास की बिगड़ती रंगत देखी तो पूछा, खैरियत तो है ना अम्मा, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? मेरी सास ने कहा, मेरी तबीयत क्यों ख़राब होती? तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। अगर बेटी पैदा हुई तो मैं इसको अपने ख़ानदान का नाम बदनाम नहीं करने दूंगी। तुझे तो बर्दाश्त कर लिया, इसे नहीं करूंगी। मैंने सास की तरफ देखा जो कि उस वक्त सफाकी की आखिरी हद पर थी। मैंने अपने शौहर को देखा जो खामोशी से कमरे में चले गए। रात के वक्त मेरी सास चाय बना रही थी। मैंने कहा, अम्मा मैं बना देती हूँ, मगर उन्होंने कहा कि नहीं वो खुद बना लेंगी। मैं सहन में बैठ गई। मेरी सास मेरे पास आई और प्याला मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने भी चाय का प्याला ले लिया। मेरी सास वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरा सर भारी होने लगा था। बंद होती आंखों से मैंने अपनी सास को देखा जो कि हालात से बिल्कुल गाफिल चाय पी रही थी। सुबह में उठी तो मेरा सर बहुत शदीद दुख रहा था। मैंने इर्द गिर्द देखा तो एहसास हुआ कि मैं अपने घर के कमरे में हूँ। शौहर कमरे में नहीं था। अचानक मेरी नज़र घड़ी की जानिब गई जो कि दिन के 2 बजा रही थी। मैं तेजी से उठी। सास का सोचते ही खौफ आया कि वो क्या सोच रही होंगी। अब ज़रूर मुझसे लड़ाई करेंगी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर गई, खाली घर मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। पूरे घर में कोई भी नहीं था।
मुझे डर लग रहा था। सोचा क्यों ना बाहर जाकर देखूं, शायद कोई गली में हो, मगर वहां कोई नहीं था। मैं धड़कते दिल को थाम कर बैठ गई। मेरे एक पांव के पास कुछ चमक रहा था। मैंने उठाया तो वो एक लाल रंग की चूड़ी थी। मगर मैंने तो आज तक ऐसी चूड़ी नहीं पहनी, फिर ये चूड़ी किसकी है? मैं उस चूड़ी को देख रही थी कि जरा फासले पर ही एक और टुकड़ा गिरा हुआ था। मैंने पूरे सहन में देखा तो हर जगह ऐसी ही चूड़ियां टूटी हुई थी। मगर ये किसकी चूड़ियां थी? कौन थी जो इस घर में चूड़ियां तोड़कर गई थी? मैं इसी कश्मकश में घिरी थी जब मुझे किसी चीज की छनक सुनाई दी। मैं तेजी से उससे चल दी। करीब जाते जाते मुझे ये वाज़ेह आवाज सुनाई दे रही थी, यानी जो भी है वो मेरी मौजूदगी से बेखबर है। मुझे बहुत एहतियात से कदम रखना था, क्योंकि इसका अंजाम भयानक भी हो सकता था। मैं हिम्मत करके छत पर चली गई। चनचनाती धूप में मेरी आंखें चुंधिया गई, मगर आज मैं अपने वहम को हकीकत साबित करके रहूंगी। दरवाजे की ओर से अंदर झांका तो कोई वजूद मेरी तरफ पीठ किए खड़ा था। लंबे स्याह बाल और उनमें लगा ताज़ा गुलाब का फूल, हाथों में लाल चूड़ियां और पाँव में पाजेब। गुनगुनाने की आवाज़ बहुत मध्यम थी, मगर वो नफूस खुद को निहारने में बहुत मसरूफ था। मेरे दिमाग ने मुझे खबरदार किया। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सामने ही मुझे आईने में अक्स देखा। क्या? मेरा हाथ दानिस्ता तौर पर मेरे मुंह पर गया और मेरी चीख मुंह में ही दब गई। ये क्या कयामत टूटी थी मुझ पे। अभी एक हैरत से बाहर नहीं निकली थी कि सामने से कोई दूसरा इंसान भी वाज़ेह हुआ। आज मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस खस्ता से कमरे में ये सब मेरे सामने, उस खस्ता से कमरे में ये सब। सामने दीवार अपनी जगह से हटी हुई थी और लोग उसमें से जा रहे थे और वापस आ रहे थे। सबने रंगीन एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रखे थे। कमरे में शादी का समा था। अचानक सब हरकत में आए और एक एक करके उस जगह से जाने लगे। उन लोगों का दीवार में गुम हो जाना मुझे पागल कर रहा था। तभी मेरे पांव पर कोई चीज महसूस हुई। मैंने उसे खुद से दूर झटका। तभी जरा सा खटका हुआ और अंदर स्टोर रूम में मौजूद लोग बाहर की तरफ मुतवज्जा हुए। मैं तेजी से सीढ़ियां भलांकती हुई नीचे कमरे की जानिब भाग रही थी। मुझे अपनी हालत की वजह से पसीना आ गया, मगर उस वक्त उन लोगों के सामने आना मतलब कुल्हाड़ी पर पांव मारने के बराबर था। मैं कमरे में गई और जल्दी से अपने बिस्तर पर दराज हो गई। दुपट्टे से पसीना साफ करके मैं अपनी आंखें मूंद गई। खुले दरवाजे से आने वाले इंसान की मौजूदगी मुझ में खौफ की लहर दौड़ा गई, लेकिन अपने आसाब को काबू में करना मुझे बहुत मुश्किल महसूस हो रहा था। शायद कोई बेहतरी थी कि मुझे वापस दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। एहतियातन मैंने करवट ली और फिर देखा तो वाकई कमरे में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन दरवाजे पर मौजूद साया मुझे कुछ परेशान कर गया। मैं उठने का सोच रही थी, तभी तेजी से दरवाज़ा वापस खुला, मगर मैं वैसे ही लेटी थी। 2 मिनट तक कोई कमरे में मौजूद था। उसकी नज़रें मैं खुद पर महसूस कर सकती थी। वो वापस चला गया। मैंने करवट ली हुई थी और ज़रा सी आंखें खोल कर देखा तो सारा मंजर साफ था। मैंने नंगे पांव उठकर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। बगैर किसी आवाज़ के मुझे वापस ऊपर जाना था। मैंने खुद को हौसला दिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं ऊपर की जानिब जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल अभी बाहर निकल आएगा। आखिरी सीढ़ी से मैंने झांक कर देखा तो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था। मैं छत पर गई और दरवाजे में झांका। अंदर सन्नाटा देखकर मुझे कुछ ढारस मिली। मैंने अच्छे से जायजा लिया। कमरा अपनी पहले जैसी हालत में था। मुझे लगा जैसे ये कोई ड्रामा है। राजा महाराजा अपने महलों में भी ये सब इंतजाम नहीं करते होंगे। सामने वाली दीवार जिसमें सब गायब हो गए थे, उसको देखकर नहीं लगता था कि ये कभी अपनी जगह से हिली भी होगी। जो कि तू खड़ी थी, मैं कैसे उसको हटाऊं? तभी मुझे अचानक अलमारी का टूटा हुआ पट और घूमने वाला लट्टू दिखा। मैंने फौरन उसको हरकत दी और ये काम कर गया। वो दीवार खुलती चली गई। सामने का मंजर देखकर मैं डर गई। एक पल के लिए लगा कि ये सब शराब है, मगर ये सब सच था। उस दीवार के सिम कदम रखते ही मैं शहर की गली में निकल आई। जिस जगह मैं खड़ी थी, चारों तरफ लोगों का हुजूम था। मर्द औरत एक हुए नजर आ रहे थे, मगर ये जगह बहुत अजीब लगी। इस शहर को मैं जानती नहीं थी और इस जगह से बिल्कुल बेखबर थी। कभी आई जो नहीं थी यहाँ। एक जगह ज्यादा हुजूम देखकर मैं वहां मुतवज्जा हुई। तभी किसी अनजाने गिरफ्त ने मुझे अपनी जानिब खींचा और एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर रसीद कर दिया। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी। तभी अचानक अफ्ताब पर घबरा कर गिर गई। मेरे पहलू में तकलीफ हुई, लेकिन मैंने जब नजर उठाकर देखा तो होश ठिकाने पर आ गए। मैं कोई और बात कहती, इससे पहले मुझे जानवरों की तरह घसीटते हुए वापस मेरे कमरे में ला फेंका। कोई खुशबू मुझे सुंघाई गई और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। डॉक्टर को पास खड़ा देखा। गायब दिमाग से इर्द गिर्द देख रही थी, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दिमाग हरकत में आया, मगर मेरे मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। क्या था बोलना चाहा, मगर लबों ने हरकत नहीं की।
2 लोगों के सहारे से घर आई। सास ने आज जारहाना रवैये की हद कर दी, मुझे मारना शुरू कर दिया और बेटी पैदा करने के ताने देने लगी। यानी ये सब मेरी कोख में पल रहे बच्चे की वजह से हो रहा था। इतनी नफरत! मैं गम और गुस्से की हालत में चीखी, बस बहुत हो गया ये तमाशा। चाहती क्या है आप? अगर बेटी होगी तो कौन सा अजाब आ जाएगा? दुनिया की बेटियां होती हैं। मेरी सास ने मेरे जबड़े भींच दिए और बोली, ये जबान न चला, वरना अंजाम की जिम्मेदार तो खुद होगी, समझी? मैंने उनकी गिरफ्त से अपना मुंह निकाला और कहा, अब मैं आपसे नहीं डरूंगी। अच्छा है जो मुझे बेटी पैदा हो रही है, इस बहाने आपको एहसास तो होगा कि तकलीफ क्या होती है। कैसे किसी की बेटी को। मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरी सास ने मुझे मारना शुरू कर दिया। खुद के बचाव में मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। मेरी सास के सर पर खून सवार था। उसने मेरे पेट पर लात मारी और मैं दर्द से बिलबिलाने लगी। तभी किसी ने मुझे सहारा दिया और बंद होती आंखों से मैंने उस हमदर्द की झलक देखी। झुलसती हुई आंखों को खोलकर मैंने देखा अस्पताल की सफेद दीवार के साथ झूला था और उसमें कोई वजूद लेटा था। अपनी गर्दन घुमाकर मैंने देखा तो मेरा शौहर खड़ा था। मैंने उठना चाहा मगर तकलीफ ने सिसकने पर मजबूर कर दिया। शौहर ने वापस लिटाया और नजरें झुकाकर बोला, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए कबूल करना मुश्किल होगा, मगर यही सच है। अम्मा एक जिस्म फरोशी का अड्डा चलाती हैं। ये काम उनकी जुड़वा बहन और वो काफ़ी अरसे से कर रही हैं। अम्मा की बहन लड़कियां खरीदती है और दूसरे मुल्क भेज देती है, मगर अम्मा उन लड़कियों की खबरें देती थी। इस मोहल्ले में अम्मा एक शफीक औरत की तरह रहती थी, मगर असल में उनके 2 चेहरे थे। ये बात मुझे नहीं पता थी। उस दिन जब तुमने मुझे कहा कि कोई अम्मा से मिलने आई थी, तब मुझे शक हुआ कि अम्मा की कोई भी जानने वाली ऐसे कैसे आ सकती है। फिर तुम्हारी एलर्जी की रिपोर्ट में किसी दूसरे मुल्क की खुशबू का होना आम बात नहीं थी। और उस दिन जब मैं उस औरत से मिला तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अम्मा अक्सर मुझसे ये बात कहा करती थी कि उनकी जुड़वा बहन मेले में खो गई थी, मगर वो झूठ थी। उन दोनों की साजिश थी। अपने चेहरे का फायदा उठाया उन दोनों ने। अगर मोहल्ले वाली औरत मुझे ना बताती कि तुम्हारी आवाज़ें आ रही हैं तो मुझे खबर ना होती कि क्या हो जाता। अम्मा जैसी भी हों, मगर उन्होंने आज हद कर दी। उनकी बहन की नज़र तुम पर थी और वो तुम्हें भी इस कीचड़ में गंदा करना चाहती थी, मगर तुम्हारा मुकद्दर था कि मैं सही वक्त पर आ गया, वरना हालात अब मुख्तलिफ होते। अम्मा की बहन का एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें लड़कियां थीं। उनकी बहन खुद तो जेल गई, मगर अम्मा का नाम भी सरे फहरिस्त डाल गई। अम्मा को जब ये बात पता चली तो वो बेजान सी ज़मीन पर गिर गई। होश आने पर मालूम हुआ कि उनको फालिज हुआ है। दाएं हिस्से से बिल्कुल अपाहिज हैं। शायद तुम्हारे बच्चे को मारने की जितनी कोशिश अम्मा ने की है, ये उनकी सज़ा थी। सारी बची हुई जिंदगी मौत से बदतर गुजरेगी। शौहर की बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि ये सब था क्या। इतनी बड़ी साजिश कैसे हो सकती है, मगर अम्मा ये सब कर गुजरी हैं। मैंने अपने शौहर के झुके सर को देखा और उनकी हालत से महफूज होते हुए बोली, अच्छा पुरानी बातें छोड़ें, ये बताएं कि हमारी बेटी कैसी है। तभी एक नर्स बच्चा हाथ में लिए कमरे में आई। मैंने कमरे में लेटा बच्चा देखा जो कि झूले में सो रहा था। फिर दूसरा बच्चा। मेरे शौहर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हमारे जुड़वा बेटे हुए हैं। मेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह अदा हुआ। मेरे शौहर ने मेरे आगे हाथ जोड़े और अपने रवैये की माफ़ी मांगी। मैंने भी सच्चे दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। जिंदगी हमारे साथ मुस्कुरा रही थी। देर से ही सही, खुशियां मेरे नसीब की मुझे मिल गई थी। सब्र करना मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं। मैं मुतमईन हूं कि मेरा सब्र आएगा नहीं किया। मुश्किल के बाद आसानी है। इंसान अक्सर तकलीफ में ये बात भूल जाता है। वो रब सकत से ज़्यादा आजमाइश नहीं देता, लेकिन हौसले से वक्त का मुकाबला करना आसान नहीं होता। सब्र के बाद मिलने वाली खुशी तोहफा होती है, आस होती है, उम्मीद होती है कि हमारा रब हमारी तकलीफ से बेखबर नहीं है। बेशक वो कादिर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।